जनरल की हवेली में पक्षी गा रहे थे और फूल खिले थे। युवा मिस यहाँ हैं, हमें एक मुस्कान दें। कितनी प्यारी युवा मिस। इस क्षण में महिला ने कहा, ये बच्ची अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद वास्तव में अन्य बच्चों से अलग है। वह न तो रोती है और न ही चिल्लाती है। माँ, मैं अजीब नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि मैं सच में बच्ची नहीं हूँ। इस बच्ची का नाम चांग शुआयान था, जिसे मियाँ मियाँ कहा जाता था। पहले वह 26 वर्षीय पुलिसवाली थी, जिसका नाम चांग शुआयान था। कई मामलों को सुलझाने और अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करने के बाद उसके वरिष्ठ उसे सम्मानित करने वाले थे। तभी अचानक एक कार दुर्घटना ने उसे एक बच्ची के शरीर में पहुंचा दिया। वह बच्ची अभी चलना भी नहीं सीख पाई थी। यह सोचकर वह रो पड़ी। वह बच्ची नहीं बनना चाहती थी। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। हाँ, वह रो रही है। अब वह एक सामान्य बच्ची है। रो मत, रो मत। यह पता चला कि वह ये राजवंश नामक जगह पर पहुंच गई थी। चांग शुआयान के पिता ये राजवंश के जनरल थे। वह हमेशा विजयी रहते थे। अपनी बेटी के लिए औषधि खोजने गए थे। उनकी बेटी, जो अब इस नन्ही बच्ची के शरीर में थी, जन्म से ही कमजोर और बीमार रही थी और 6 महीने की उम्र में उसका निधन हो गया था। इसी समय उसके पिता लौट आए और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, मियाँ मियाँ, देखो पापा घर आ गए हैं। और इसी समय चांग शुआयान भी यहाँ पहुंच गए। जनरल और उनकी पत्नी ने सोचा कि उनकी बेटी अब ठीक हो गई है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मियाँ मियाँ अब ठीक हो गई हैं? तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? खुशखबरी सुनकर मैं नहाने और कपड़े बदलने का भी इंतजार नहीं कर पाया। मैं तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। अरे हाँ, ये वह औषधि है जिसे मैंने इतनी मेहनत से ढूंढा। हालांकि तुम ठीक हो गई हो, इसे पीने से सेहत और सुधरेगी। चांग शुआयान ने नाक भौं सिकोड़ी। उसके चेहरे पर नफरत थी। ये बहुत बुरी गंध है, इसे मुझसे दूर रखो। आओ मियाँ मियाँ, इसे देखो। शायद उसकी छोटी उम्र के कारण चांग शुआयान को यह मजेदार लगा। उसने इस प्यारे पिता को खुश करने का फैसला किया। पापा, अब बहुत हो गया है। जनरल वाकई में भाग्यशाली हैं, क्योंकि तभी एक आवाज सुनाई दी जो यूंच गांव की थी। जनरल ने देखा कि चांग शुआयान ने शाही आदेश प्राप्त किया है। सम्राट की कृपा से फेंकटियान छेंग्यून सम्राट आदेश देते हैं कि जनरल चांग की बेटी चांग शुआयान गंभीर बीमारी से पूरी तरह उबर चुकी है, जो निश्चित रूप से स्वर्ग की आशीर्वाद और गहरी किस्मत का प्रतीक है। महारानी और कंसोर्ट जेंग इस खबर से अत्यंत प्रसन्न है। 5वें राजकुमार युवा हैं और उनकी कोई प्रधान पत्नी नहीं है। अब जनरल चांग की बेटी चांग शुआयान को प्रधान पत्नी के रूप में समर्पित किया जाता है। यह शाही आदेश स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति आभार स्वरूप है। मैं आदेश स्वीकार करती हूँ। सुरक्षित यात्रा यूंच। क्या विवाह का आदेश? 5वां राजकुमार, लेकिन मैं अभी ठीक हुई हूँ। यह सुनकर छोटी लड़की रोने लगी। उसकी माँ ने उसे तुरंत गले लगा लिया। जनरल, सम्राट का क्या मतलब है? जनरल चुप रहे। पिता और माँ इतने दुखी क्यों दिखते हैं? क्या मैं जिस व्यक्ति से शादी करने वाली हूँ वह निर्दयी है? नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उस शाम चांग शुआयान बिस्तर पर लेटी थी। ये छोटा शरीर जल्दी थक जाता है। सोते जागते हुए उसने बाहर नौकरानियों की बातें सुनने की कोशिश की। मेरी सगाई 5वें राजकुमार से होनी है। सच में? शुआयान ने आंखें मलते हुए कहा। वे 5वें राजकुमार के बारे में बात कर रहे थे। 5वां राजकुमार इस साल केवल 7 साल का है। उसे महल से भेजा गया है। शाही कब्रों की देखरेख करने वाली रानियों द्वारा उसका पालन पोषण होगा। एक अप्रसन्न राजकुमार से शादी क्यों तय की जा रही है? क्या सम्राट हमारे जनरल को दबाना चाहते हैं? चुप रहो, ध्यान से बोलो, यही तो बात है। इतने सारे महल नाटकों को देखने के बाद जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं निश्चित रूप से। शुआयान का सिर तकिए पर गिरा और वह नींद में चली गई। रात के सन्नाटे में शुआयान को दम घुटने जैसा दबाव महसूस हुआ। उसके सीने में कसाव था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसके सामने एक सुंदर लड़का खड़ा था। उसके हाथ उसकी गर्दन पर कसकर थे। चांग शुआयान का दिल दहल गया। नहीं, क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है? वह चिल्लाई। गार्ड समय पर नहीं आए, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया जब तक? अब समय था जोखिम लेने का। यह सोचकर चांग शुआयान ने लड़के की उंगली छाट ली। लड़का चौंक गया। शुआयान ने तुरंत अपनी मनमोहकता दिखाई। देखो, मैं कितनी प्यारी हूं, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे? लड़की ने उसके गाल पर चुटकी दी, फिर कहा, हमारे पास समय है, मैं तुम्हें आज रात छोड़ दूंगा। शुआयान ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? लड़का खड़ा हुआ, फिर वह जाने के लिए मुड़ा। जाओ, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। अगले दिन शुआयान की माँ ने उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखे और पूछा कि क्या वह ठीक से सोई नहीं थी। उफ, उसे लगा नहीं था कि अनिद्रा उसका पीछा करेगी। ये उस लड़के की गलती थी। उसने उसे डराया। चांग शुआयान ने खिंचाव किया, फिर जम्हाई ली। वह सोच रही थी, वह लड़का कौन था? वह बच्ची को क्यों मारना चाहता था? खैर छोड़ो, उसे समझ नहीं आया। पिता ने सुरक्षा क्यों बढ़ाई थी? उम्मीद थी कि वह वापस नहीं आएगा। उसकी माँ ने उसे वह औषधि दी जिसे उसके पिता कुछ दिन पहले घर लाए थे, और जैसे ही चांग शुआयान ने
उस औषधि का नाम सुना वह जोर जोर से रोने लगी। तभी किसी ने 5वें राजकुमार के आने की सूचना दी। वह तुरंत रोना बंद कर दी। अपनी आंखें मलते हुए वह देखने को तैयार थी कि यह 5वां राजकुमार कौन है। उसने देखा कि वह एक पेड़ के नीचे खड़ा है। राजकुमार ने मिलने की इच्छा जताई। नौकरानियां मोहित थीं। वह केवल 7 साल का था। वह निस्संदेह सुंदर था। क्या यह वही 5वां राजकुमार था? क्या वह लड़का पिछली रात का नहीं था? शोयान की मां ने उसकी ओर इशारा किया। ये मेरी बेटी चांग शोयान है। लेडी शोयान क्यों रो रही थी? उसने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे मत मारो। ये बच्चा दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। ना रो सकती हूँ ना हंस सकती हूँ, क्या मुसीबत है। 2 नौकरानियां गपशप कर रही थीं। 5वां राजकुमार आया था। कल जनरल ने राजकुमार से मुलाकात की। उसका शिक्षक उसे सही नहीं सिखा रहा था। वह सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था। जनरल उसे यहाँ मार्शल आर्ट्स सिखाने लाया। एक राजकुमार के साथ ऐसा अनादर। तुम यहाँ गपशप कर रहे हो? क्या जीने से थक गए हो? मैडम चांग ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार के बारे में चर्चा करो। तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? सैनिक परिवार की बेटियां इतने कड़े शिष्टाचार से नहीं बंधी होती। चांग शोयान ने सोचा, क्या 5वां राजकुमार मुझे हटाकर युवराज बनना चाहता है? उसने मैडम चांग को डांटते देखा। मैडम, क्या हुआ? उसने पूछा। मैडम चांग मुस्कुराई। कुछ नहीं महाराज। नौकरानियां गलत बोल गईं। जनरल ऐसे तुच्छ मामलों की चिंता नहीं करते महाराज। आपको यहाँ अधिक बार आना चाहिए। मैं खुद आपको सिखाऊंगा। जनरल की कृपा के लिए धन्यवाद। मेरे पिता उन्हें बच्चे की तरह मानते हैं। वे सचमुच घर में भेड़िए को बुला रहे हैं। जनरल और मैडम चांग 5वें राजकुमार के लिए उपहार लाने की बात कर रहे थे। इससे चांग शोयान डर गई। 5वां राजकुमार चांग शोयान की ओर आया। वह डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसने सिर्फ उसे घूरा। क्या वह सच में मुझे मारना चाहता है? अचानक 5वां राजकुमार मुड़ा और चला गया। चांग शोयान ने सोचा, इस बच्चे को क्या हो गया है? अगर वह शादी नहीं चाहता तो मेरे पिता से सगाई तोड़ने को कहे। मुझे परेशान करना बंद करे। 5वां राजकुमार पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी शाखाओं में एक विषैला सांप छुपा था। यह राजकुमार की नजर से ओझल था। चांग शोयान ने सोचा, अगर सांप ने राजकुमार को काटा तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? सांप राजकुमार की ओर बढ़ा। चांग शोयान हिचकिचाई। अगर मैं उसे बचाने नहीं जाऊंगी तो मैं इस मुसीबत से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन इस ख्याल पर चांग शोयान की आंखों से आंसू बहने लगे। सांप और 5वां राजकुमार दोनों ही चौंक गए। किसने कहा था कि मैं पिछले जीवन में इतनी धर्मनिष्ठ पुलिस वाली बनूं? 5वां राजकुमार आखिरकार सांप को देख सका। अपनी तलवार की एक तेज झटके से उसने सांप को चांग शोयान के सामने जमीन पर गिरा दिया। हे भगवान, मैं तो मुसीबत मोल ले रही हूँ। विषैला सांप, जो अभी तक जीवित था, चांग शोयान पर झपटा। उसकी जीभ फड़क रही थी। पिता बचाओ, माता बचाओ। 5वां राजकुमार तेजी से आगे बढ़ा। उसने सांप को काट डाला। मैं बाल बाल बचा, लगभग दूसरी दुनिया में चला गया था। चांग शियाओयुन ने सोचा। 5वें राजकुमार ने पूछा, ठीक हो? क्या चोट लगी? उसने गाल छुटकी ली। तुम बच्चे की तरह कैसे बोल सकती हो? उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने चांग शियाओयुन को अपनी बाहों में खींच लिया। क्या हुआ? सांप पूरी तरह मरा नहीं था। उसने फिर हमला किया। चांग शियाओयुन की रक्षा में 5वें राजकुमार का हाथ सांप के जबड़े में फंस गया। जनरल और मैडम चांग दौड़ते हुए आए। महाराज, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कटे हुए सांप तुरंत नहीं मरते हैं, मैडम चांग ने कहा। जनरल, कृपया जल्दी से शाही चिकित्सक को बुलाओ। कोई आवश्यकता नहीं है, 5वें राजकुमार जियान हुआई ने धीमी आवाज में कहा। अगर शाही चिकित्सक को बुलाया तो सम्राट इसे बड़ा मुद्दा बना देंगे। मुझे डर है इसका असर जनरल पर पड़ेगा। वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही बेहोश हो गए और गिर पड़े। जनरल चांग बोले, मैडम, जल्दी मेरे चिकित्सक को बुलाओ। हाँ जनरल, मैडम चांग ने कहा और तुरंत चली गई। शाम होते ही चांग शियाओयुन ने सोचा, वह अभी भी एक छोटे बच्चे के शरीर में थी। वह लड़का मुझे बचाते हुए घायल हुआ था। वह विरोधाभासी भावनाओं से जूझ रही थी। पहले वह मुझे मारना चाहता है, फिर वह मुझे बचा लेता है। वह आखिर चाहता क्या है? कमरे का दरवाजा चरमराया। 5वां राजकुमार अंदर आया। वह जल्दी ठीक हो गया। उसने सोचा, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह पहले हुई घटना के बारे में है? जियान हुआई उसके बिस्तर के पास आया और पर्दा हटाकर बिस्तर पर कुछ फेंका। शियाओयुन ने उसे उठाया और देखा कि यह एक छोटा सुगंधित थैला था। यह सुगंध, ये रियल गर है जो सांपों को दूर रखता है। यह जिनक्सिया का समय है, जियान हुआई ने कहा। सांप और कीड़े हर जगह हैं, इसलिए इसे मुझे बचाने का कर्ज समझो। शियाओयुन ने थैले पर कढ़ाई से बनी 3 आकृतियां देखी। जियान हुआई, तो यह उसका नाम था। जनरल और मैडम ने मुझे यहाँ ठीक होने के लिए रखा है, जियान हुआई ने कहा। उसकी आवाज में एक उदासी थी। किसी ने भी मुझे इतनी दया से नहीं रखा। वह रुका। अगर वह विवाह का आदेश न होता, मैं तुम्हें सगी बहन मानता। शियाओयुन को समझ नहीं आया, वह सिंहासन के लिए क्यों लड़ रहा है। वह खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। उसने गहरी सांस ली।
किस्मत वाकई बेरहम है तुम्हारी। देखो महामहिम कितने सुंदर हैं, एक नौकरानी ने उत्साह से कहा। जियान हुआई जनरल के महल में लगभग आधा महीना रह चुका था। महामहिम ने एक दिन में तलवार चलाना सीख लिया। एक नौकरानी ने कहा, वह सच में राजकुमार है। शियाओयुन ने आंखें घुमाई। वह अब तक क्यों नहीं गया? मैं उसकी तलवारबाजी नहीं देखना चाहती। नौकरानियां उस सुंदर राजकुमार से पूरी तरह से मोहित थीं। हवा तेज हो रही है, जनरल चांग ने कहा। शियाओयुन को उसके कमरे में ले जाओ। शियाओयुन ने मन ही मन बड़बड़ाया, दूसरों के सामने दयालु होने का नाटक बंद करो। अचानक एक आवाज आई। जियान हुआई का नाम शत्रुता से पुकारा गया। जियान हुआई, मैंने तुम्हें यहां देखा है, अब हमें हिसाब चुकता करना है। हिसाब चुकता करना है? जियान हुआई ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कौन सा हिसाब? पिछले महीने महामहिम के साथ बलिदान समारोह में जाने पर तुमने मेरे अधीनस्थ को घायल किया था। वह शाही मकबरे में घुस गया था। उसने ग्रैंड एम्प्रेस डोवागर जेंग को परेशान किया था। जियान हुआई ने कहा, वह तो एक निष्क्रिय एम्प्रेस डोवागर है, उसे मकबरे की देखभाल से हटा दिया गया है। अगर उसने उसे परेशान किया तो क्या? महल की नौकरानियों ने तनाव बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत किसी को जनरल को बुलाने भेजा। एक नौकरानी नए आगंतुक के पास गई और स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया गया। क्या तुम अंधी हो? यह प्रिंस किन का इकलौता बेटा है। जल्दी से किसी को जनरल को बुलाओ, उसका अपमान कोई नहीं करेगा। शियाओयुन गुस्से से भर गई। मेरे माता पिता ने कभी नौकरों को नहीं मारा, उसने कैसे हिम्मत की? युवा राजकुमार ने कहा, यह छोटी लड़की मेरी भविष्य की राजकुमारी है। जियान हुआई ठिठक गया, जबकि प्रिंस किंग का बेटा शियाओयुन की ओर बढ़ा। अचानक जियान हुआई ने अपनी तलवार खींची। वह शियाओयुन और दूसरे राजकुमार के बीच खड़ा हो गया। जियानयुन, तुम्हारे पिता साधारण राजकुमार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? महल में आकर इतनी धृष्टता। तुमने उसे मुझसे छिपाने की हिम्मत की। आज नए और पुराने कर्ज का हिसाब होगा। उसने बोलना खत्म किया और हमला करने का आदेश दिया। हालांकि जियान हुआई ने पिछले दिनों जो तलवारबाजी की कठिन मेहनत की थी, वह सिर्फ दिखावा नहीं था। पल भर में उसने यिंग युआन के आदमियों को गिरा दिया। युवा राजकुमार चकित रह गया। जियान हुआई ने तलवार उठाई और उसकी ओर इशारा किया। राजकुमार डर से कांप गया। वह रोने लगा। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं बता दूंगा। जियान हुआई ने तलवार राजकुमार के गले के पास रोकी। युवा राजकुमार ने ठंडी हंसी में कहा, हिम्फ हिम्फ, सम्राट ने चांग शांग को तुम्हें यहां से ले जाने का कोई आदेश नहीं दिया है। अगर सम्राट को यह पता चला तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जियान हुआई ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक सेविका को आदेश दिया। युवा राजकुमार गुस्से से भरा था। उसने चुपके से तलवार उठा ली। वह जियान हुआई पर पीछे से हमला करने का इरादा कर रहा था। जियान हुआई, सावधान रहो। जनरल चांग समय पर आए और राजकुमार को पकड़ लिया। जनरल बोले, बहुत अच्छा, पिता लौट आए हैं, आपके महामहिम अभ्यास कर रहे हैं। इस जनरल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन तलवारें अंधी होती हैं। मुझे डर था कि कोई हादसा हो सकता है, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। अगर युवा राजकुमार अब भी नाखुश हैं, तो शायद वह जनरल के साथ अभ्यास करना चाहेंगे। राजकुमार डर गए। उन्होंने रोना बंद कर दिया। जियान हुआई, तुम देखना। यह कहकर वह अपने आदमियों के साथ भाग गया। पिता, आप अद्भुत हैं। देखना, वह बदमाश अब किसी को परेशान नहीं करेगा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद जनरल। आज आप नहीं होते तो मुझे डर था। आपके महामहिम बहुत दयालु हैं। अगर सम्राट को पता चला कि आप मेरे निवास में हैं तो मुझे दोष मिलेगा। क्या आप उसे भेज रहे हैं पिता? चांग शाओयिन ने अनिच्छा दिखाई। अगर ऐसा है, क्या आप परिणाम साझा करेंगे? आपका क्या मतलब है जनरल? मैं वर्षों से जनरल हूं, मुझे कभी फटकार नहीं मिली। जो हो गया वह हो गया, चिंता करना व्यर्थ है। जियान हुआई, तुम्हें समझना चाहिए। मूर्ख महामहिम, देखिए, शाओयिन भी नहीं चाहता कि आप जाएं। इसलिए जियान हुआई अक्सर जनरल के महल में तलवारबाजी का अभ्यास करने आता था। चांग शाओयिन धीरे धीरे उसे हर दिन देखने का आदी हो गया। वह वास्तव में इतना बुरा नहीं था, बस यह नफरत भरी व्यवस्था थी। हालांकि उसने उसे कोई छोटा बोझ नहीं दिया, कभी कभी यह प्यारी भी लगती थी। इस दौरान चांग शाओयिन ने स्थानीय रीति रिवाज सीख लिए। वहां की जिंदगी में ढल गई, जो अच्छा था, लेकिन उसके पिता को अक्सर युद्ध पर जाना पड़ता था। इससे वह हमेशा चिंतित रहती थी। युवा लड़की वहां 3 साल तक रही। आज उसके पिता की विजयपूर्ण वापसी का दिन था। जियान हुआई सुबह जल्दी सेनापति के महल में पहुंचा था। जियान हुआई, मियान मियान ने तुम्हें अनगिनत बार बताया है, तुम्हें उसे 5वें राजकुमार के रूप में संबोधित करना चाहिए। जियान हुआई, तुम इतनी जल्दी आ गए। मियान मियान अपने पिता की लाडली है। राजकुमार, उसे दोष मत दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मुझे हुआई कहें, ये उचित नहीं है। हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। जल्दी करो युवा सर। लिन शियाओ, जल्दी करो और राजकुमार की चीजें अंदर लाओ। चांग शाओयिन की ध्यानपूर्ण देखभाल के तहत
जियान हुआई ने छोटी लड़की के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखी और अधिक खुला हो गया। सेनापति अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैं जाकर देखता हूँ। विस, मैंने उन्हें लाया। जियान हुआई, एक पल के लिए यहाँ आओ। चांग शाओ, यिन ने धीरे से जियान हुआई की आस्तीन खींची। मेरे बगीचे में फूल खिल रहे हैं, मैंने उन्हें माला में पिरोया है, इसे पहन कर देखो। हाँ हाँ, यह माला इस गंभीर लड़के पर नहीं जंचती। उसी समय सेनापति चांग लौट आए। मियान मियान, राजकुमार, क्या मियान मियान को अपने पिता की याद आई? हाँ, मुझे आई। तभी चांग शाओ यिन ने देखा कि सेनापति किसी को साथ लाए हैं। पिता, ये कौन है? चांग शाओ यिन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। लड़के ने सिर्फ ठंडी फुफकार निकाली। सेनापति ने कहा, इसका नाम यिन शांग है, यह उप सेनापति यिन का बेटा है। उसके माता पिता कहाँ हैं? वे अब नहीं रहे। सेनापति ने उसे जियान हुआई का सहपाठी बनाने का सोचा। लड़के ने तुरंत कहा, मैं नहीं चाहता, मुझे किसी अध्ययन साथी की जरूरत नहीं है, मुझे महान जनरल बनना है। वर्तमान आरामदायक और लापरवाह जीवन ने चांग शॉ यिन को यह बात भुला दी थी। यह प्राचीन समय था। एक जीवन लेना उतना ही आसान था जितना कि एक हाथ घुमाना। फिर मैडम ने सुझाव दिया कि जियान हुई अपने निवास स्थान पर जाकर आराम करें। उसी समय एक गाड़ी वहां से गुजरी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने कहा, क्या वह चांग शांग नहीं है जो अभी अभी जीत कर लौटा है? हाँ, और उसके साथ 5वां राजकुमार है। उसे जनरल के महल में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की हिम्मत है, फिर भी उसे संयम का पता नहीं है। दिलचस्प। यिन शांग वहां कई दिनों से था, लेकिन उसकी और जियान हुई के बीच संबंध अभी भी बहुत खराब थे। इसलिए चांग शॉ यिन ने एक तरीका सोचा। उसने रूबिक का क्यूब निकाला। यिन शांग को इसे हल करते हुए देखा। अप्रत्याशित रूप से यिन शांग ने इसे बचकाना घोषित किया, जिससे पास खड़ा जियान हुई स्तब्ध रह गया। चांग शॉ यिन ने उसे उकसाना जारी रखा। बेवकूफ, तुम इसे खेलना नहीं जानते। कौन कहता है कि मैं इसे खेलना नहीं जानता? उसी समय चांग शॉ यिन का टखना मुड़ गया। वह यिन शांग पर गिर गई। एक धमाके के साथ दोनों जमीन पर गिर पड़े। यिन शांग ने गुस्से में कहा, तुम छोटी लड़की क्यों भाग रही हो? जियान हुई ने कहा, वह बस खेलना चाहती थी। यिन शांग ने कहा, मैं भविष्य का जनरल हूं, मैं छोटी लड़कियों के साथ नहीं खेलता। कौन सा जनरल? तुम बस बच्चों पर चिल्लाते हो। दोनों जोर जोर से बहस करने लगे। यिन शांग ने रूबिक का घन उठाकर जमीन पर फेंक दिया। उठाकर दिखाओ, अगर हिम्मत है। मैं देखना चाहता हूं, महल में न जा पाने वाला राजकुमार मुझसे कितना बेहतर है। जियान हुई ने तलवार निकाली। एक वार में रूबिक का घन 2 हिस्सों में कट गया। आधा हिस्सा चांग शॉ यिन के सिर पर लगा। यिन शांग तुरंत ये देखने के लिए दौड़ा कि चांग शॉ यिन ठीक है या नहीं। जियान हुई भी देखना चाहता था, लेकिन यिन शांग ने उसे रोक दिया। वहीं रुको, मैं 5वें राजकुमार महामहिम को परेशान नहीं करूंगा। मैं उसे पट्टी बांधने ले जाऊंगा। शॉ यिन, तुम ठीक हो? धुंध, मैं बहुत लापरवाह था। चांग शॉ यिन की पट्टी बांधने के बाद मैडम चांग को लगा कि दोनों बच्चों के बीच का रिश्ता वाकई खराब है, खासकर यिन शांग जो बेहद जिद्दी था। क्या लड़का अपने पिता की तरह सेना में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने दो। लेकिन जनरल चांग ने तुरंत आपत्ति जताई, यह उप जनरल यान का इकलौता बेटा है, मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। चांग शॉ यिन ने एक तरीका सोचा। उस शाम वह कुछ कैंडी लगे हॉथॉर्न की छड़ें लेकर यिन शांग को खोजने चली गई। हालांकि यिन शांग ने चांग शॉ यिन को बचकाना कहा था, उसके हाथ ईमानदार थे। उसने उन कैंडी लगे हॉथॉर्न को लिया और उन्हें बड़े आनंद के साथ खाने लगा। चांग शॉ यिन ने उसे जियान हुई के खिलाफ द्वेष न रखने की सलाह भी दी। जियान हुई दरवाजे के पास आया। उसने उनकी बातें सुनी। बिना कुछ कहे उसने अपनी चीजें रख दी, फिर वह चला गया। अगले दिन वह हमेशा की तरह बाहर निकला। यिन शांग शोर से जाग गया और जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि जियान हुई ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी, मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। लेन शियाओ जल्दी से दौड़ते हुए आया और जोर से चिल्लाया, मिसिसिपी मिस कहीं नहीं मिल रही, जिससे दोनों लड़के चौंक गए। अगले दिन तीनों बच्चे भंडारण कक्ष में बैठे थे। दरवाजा एक लकड़ी के लट्ठे से बंद था। क्या हुआ था? पता चला कि पिछली रात जब चांग शॉ यिन कैंडी लाने के बहाने बाहर गई थी, तब उसने गुप्त रूप से एक नक्शा खींचा हुआ कपड़ा छोड़ दिया था। आज सुबह उसने भागने की कोशिश की। वह चाहती थी कि दोनों लड़के उसे नक्शे से खोजें। उम्मीद थी कि वे सहयोग कर दोस्त बनेंगे, इससे उनके संबंध सुधरेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चांग शॉ यिन को ढूंढने के बाद दोनों में तीव्र बहस छिड़ गई। संघर्ष के दौरान जियान हुई ने गलती से यिन शांग को दरवाजे की ओर धक्का दिया। लट्ठा गिरने से दरवाजा बंद हो गया। इतने लंबे समय के बाद चांग शॉ यिन इतनी भूखी हो गई थी कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। इस समय जियान हुई ने कुछ पेस्ट्री निकाली, जिससे दोनों की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, मैंने ये आज सुबह खरीदी थी, और फिर उसने एक चांग को दी। शियाओयान ने कहा, ये लो, तुम्हारे लिए भी एक। धन्यवाद। उनकी बहस खत्म हुई। यान शियांग ने सोचा, वह सच में नाराज नहीं था। जियान वही रुके। सच में तुम सही हो,
मैं एक ऐसा राजकुमार हूँ जो महल के दरवाजों तक नहीं जा सकता। इन सालों में केवल जनरल चांग के परिवार ने मेरा साथ दिया है। शियाओयान मेरे लिए बहुत खास है, जैसे मेरी छोटी बहन। जब शियाओयान ने ध्यान खींचा, तुमने उसे अनदेखा किया। मैं नाराज हो गया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी अहंग हूँ। चांग शियाओयान ने सोचा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने सुना कि जियान वेई ने दावा किया था कि वह नहीं समझता, लेकिन उसने यान शियांग की हर बात सुनी। यान शियांग हंसकर बोला, कौन तुम्हारे साथ मुकाबला करेगा? तुम जियान वेई की भविष्य की राजकुमारी हो। उसे जियान वेई का तिरस्कारपूर्ण उत्तर याद आया। वह सिर्फ एक बच्ची है, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहता। चांग शियाओयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह डर गई, वह फिर धमका सकता है। अचानक वह खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं यह नहीं सुनना चाहती, मुझे एक कहानी सुनाओ। महान जनरल के बारे में बताओ। यान शियांग हिचकिचाया, मेरे पास कौन कौन सी कहानियां हैं, ये सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। हमें विस्तार से बताओ कि क्या हुआ, क्योंकि हम सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि महान जनरल की कहानी कैसे आगे बढ़ी और किन घटनाओं ने उनके जीवन को आकार दिया, ताकि हम भी उनके संघर्षों और विजय की प्रेरणादायक कथा से प्रेरित हो सकें। जब तक हमें इस समाचार की जानकारी प्राप्त हुई थी, मैं अपने पिता का सपना देखता हूँ। जियान वेई ने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं अपने पिता को मना लूंगा। सच में? यान शियांग की आंखें चौड़ी हो गईं। वादा तो वादा होता है। चांग शियाओयान ने जियान वेई की ओर देखा। एक और कहानी के लिए। यान शियांग ने उसे प्रोत्साहित किया। जियान वेई की आवाज धीमी थी। मेरी माँ एक दासी थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था। कहा जाता है कि निराशा में उसने सम्राट को झड़ दिया, इससे उसकी मौत हो गई। मेरे पिता भी मेरी परवाह नहीं करते। मुझे गर्मियों के महल में छोड़ दिया गया था। वहां मुझे अपनी देखभाल खुद करनी थी। उसके शब्दों में गहरी उदासी थी। चांग शियाओयान ने उसे सांत्वना दी। उसने कहा, कोई बात नहीं जियान वेई, उदास मत हो। यान शियांग ने समर्थन किया, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, जनरल के महल में एक धनी राजकुमार होना इतना बुरा नहीं है। जियान वेई ने उन्हें सही करने के लिए मुंह खोला, समझाने के लिए, लेकिन तभी जनरल चांग अंदर घुस आए, लकड़ी की बीम को हटाते हुए। महाराज, यान शियांग। वो उनकी ओर भागे। उनके चेहरे पर राहत का भाव था। क्या आप दोनों ठीक हैं? मैंने आपको ढूंढ दिया। जियान वेई मुड़ गए। चांग शियाओयान ने पुकारा, आपने खत्म नहीं किया। वास्तव में क्या हुआ? जियान वेई ने उस दिन सच्चाई नहीं बताई, लेकिन उनके और यान शियांग के बीच एक बंधन बन गया था। अपने उम्र के दोस्तों के साथ होना जियान वेई को अच्छा लगने लगा। चांग शियाओयान का चौथा जन्मदिन जल्दी आ रहा था। उत्सव के दिन जनरल ने हवेली को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी पत्नी हंसी, वह सिर्फ 4 साल की हो रही है, इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जनरल ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, हमारी बेटी का जन्मदिन खास है। चांग शियाओयान ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर उलझन भरी मुस्कान थी। तो यही सच्चे प्यार को कहते हैं। माता पिता सच्चे प्यार होते हैं और बच्चे बस एक दुर्घटना, उसने सोचा। लेकिन शायद यह उल्टा है। उसकी नजर जियान वेई पर पड़ी। वह जियान यिंगयुंग के साथ ऊंचाई की तुलना कर रहा था। यान शियांग, उसकी मां ने उन्हें देखा। वह बच्चा हमेशा घुसपैठ करता रहता है, उसने टिप्पणी की। हाँ, जनरल के महल में रहना इतना आसान नहीं है। मैंने देखा कि महारानी ऊब रही थी, इसलिए उसे खेलने दिया। तो यही बात है। पिता कितने होशियार हैं। जियान वेई ने राजकुमार को गिरा दिया और उसका मजाक उड़ाया। हाँ, ये कितनी बुरी बात है। तुम एक और अंक खोते हो। फिर उसने टहनी से जमीन पर एक निशान बनाया। युवा राजकुमार बोला, तुम्हारी खुशी के दिन अब कम हैं। उनके शब्दों ने दोनों को चौंका दिया। कुछ क्षण बाद एक शाही फरमान आया। इसमें विद्रोहियों के उग्र होने की घोषणा की गई। जनरल चांग जियांग को विद्रोह को शांत करने का आदेश मिला। चांग शाओयान, ये सुनते ही चोंग छाओयान ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि पिता मेरे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं होंगे? सम्राट ने जनरल को तुरंत जाने का आदेश दिया। पास के एक गार्ड ने घोषणा की, राजकुमार आपको अपने निवास पर बुला रहे हैं। जन्मदिन के भोज के दौरान मैडम चांग ने लियन चियाओ को छाओयान के बालों की रिबन को लाल रंग की रिबन से बदलने का निर्देश दिया। यह तुम्हारा जन्मदिन है, युवा मिस। तुम्हें खुश रहना चाहिए। पिता विद्रोहियों से लड़ने गए हैं। राजकुमार ने जियान हुआई को बुला लिया है। मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। तभी येन शेंग एक छोटा पत्थर की मूर्ति लेकर आ गए। क्या आप इसे उपहार मानेंगी? नहीं, ये पसंद नहीं। येन शेंग ने अपने सिर पर मेंढक रखा। ये कैसा रहेगा? चौंक कर चोंग छाओयान भाग गई। फिर येन शेंग ने खिलौनों का ढेर निकाल लिया, जिससे मैडम चांग हंस पड़ी। ठीक है, छाओयान अभी भी छोटी है, उसे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। ओह, अच्छा हुआ कि येन शेंग यहाँ है, नहीं तो मैं बोर हो जाती। काश पिता और जियान हुआई लौट आते। ये सुनकर मैडम चांग पास आई। उन्होंने उसे दिलासा दिया, आपके पिता कुछ दिनों तक नहीं लौट सकेंगे। 5वें राजकुमार ने सुबह संदेश भेजा था, वे रात के खाने से पहले लौटेंगे। ये सुनकर चोंग छाओयान दरवाजे की ओर दौड़ी।
वह जियान हुआई का इंतजार करने लगी। मैडम चांग ने नौकरानी से पूछा, पूर्वी महल में भेजे गए संदेशवाहक ने क्या कहा? नौकरानी ने कहा, मैं आज 3 बार जा चुकी हूँ। 5वें राजकुमार स्वस्थ हैं, लेकिन वह किसी से नहीं मिलना चाहते। हे भगवान, जनरल दूर है। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता था कि जियान हुआई इतने अहम थे। वे कुछ दिनों के लिए गए थे। अब उनकी कमी खल रही है। चोंग चाओयान की पीठ में हल्की चुभन हुई। उसने मुड़कर देखा। उसके बाल खड़े हो गए। ये यिन शिंग था। उसके हाथ में एक मुखौटा था। वह इसे उपहार में दे रहा था। चाओयान ने कहा, यह डरावना है, मुझे यह नहीं चाहिए। तुमने मुझे डराने की कोशिश की, इसे अपने पास रखो। तुम्हारे पास दिल नहीं है। चोंग चाओयान ने छेड़ा, इसे छुपाओ मत। तुमने इसे मुझे पहले ही दिया है ना? यिन शिंग ने कहा कि उसने नहीं दिया क्योंकि उसे डरावना लगा। चोंग चाओयान हंस पड़ी। हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। ये गुड़िया ठीक है, इसे यहाँ दो। चोंग चाओयान और यिन शिंग ने बात करते हुए खरबूजे के टुकड़े खाए। क्या जियान हुआई ने नहीं कहा था कि वह रात से पहले आएगा? अब तो अंधेरा हो गया है। क्या वह ठीक है? चोंग चाओयान उदास थी। पिता नहीं है। जियान हुआई ने वादा तोड़ दिया। ये जन्मदिन कितना उबाऊ है। अचानक एक अजीब आवाज आई। वहां कौन है? चाओयान ने जल्दी से पूछा। क्या मेरा शयन कक्ष उस दिशा में नहीं है? हाँ, है। चाओयान ने फौरन लियन चियाओ की आस्तीन खींची। उसे माली को बुलाने के लिए कहा। लियन चियाओ चौंक गई। वह स्थिति नहीं समझ पाई। फिर उन्होंने हथियार देखे। शायद वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या वे सच में सोचते हैं जनरल का महल इतना आसान है? उसे धमकाया जा सकता है? चाओयान वार करने को तैयार थी। चांद बादलों के पीछे से निकला। वह तुरंत रुक गई, सावधानी से आगे बढ़ी और देखा कि वह जियान हुआई था, जो घावों से भरा हुआ था। क्या तुम राजकुमार के निवास पर मेहमान नहीं थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? चाओयान ने तुरंत कहा। लियन चियाओ, मैडम चांग को बुलाओ। जियान हुआई ने उसे रोक दिया। नहीं, मैडम को मत बताओ। चाओयान ने चिंता से उसकी ओर देखा और लियन चियाओ को उसके घावों के लिए दवा लाने का निर्देश दिया। उसके घावों पर पट्टी बांधने के बाद जियान हुआई ने माफी मांगी। मुझे खेद है कि मैं समय पर नहीं आ सका। चाओयान मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अगले साल भी आएगा। जियान हुआई ने चाओयान को देखा। उसने एक छोटा डिब्बा निकाला। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? चाओयान ने खोला। अंदर एक बालों की पिन थी। तुम्हारा स्वाद इतना बुरा नहीं है। उसने पिन को बालों में लगाया और पूछा, सुंदर? नहीं सुंदर? जियान हुआई ने चाओयान की ओर देखा। चाओयान, मैं हमारी सगाई तोड़ना चाहता हूँ। अभी सम्राट के महल से संदेश आया था। इसमें मध्य शरद उत्सव भोज की घोषणा की गई थी। मैडम चांग और जनरल को बुलाया गया। मैडम चांग ने एक सेविका को भेजा। उसने येन शेंग और चाओयान को सूचित किया। चाओयान ने नशे का बहाना किया। वह एक नकली शराब का प्याला लेकर झूमने लगी। वह एक धुन गुनगुनाती थी। क्या खूबसूरत दिन है, कितनी प्यारी, कितनी सुगंधित। उसने फिर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे 2 लड़कों की ओर इशारा किया। देखो, तलवारबाजी करता सुंदर युवक। उसने कहा, कड़ी मेहनत करो। 5वें राजकुमार ने शियाओ यान को देखा और मुस्कुराया। यान शुंग ने पूछा, आज वह इतना अजीब क्यों लग रहा है? 5वें राजकुमार ने हंसते हुए यान शुंग को सलाह दी, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यान शुंग ने उलझन में अपना सिर खुजाया। तुम दोनों आज अजीब क्यों व्यवहार कर रहे हो? शियाओ यान ने सोचा, काश 5वां राजकुमार सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाता, तब मैं अब खतरे में नहीं होती। मुझे डर के साए में नहीं जीना पड़ता। पिछली घटना को याद कर शियाओ यान ने पूछा, क्या इसके पीछे क्राउन प्रिंस है? उसने सिर हिलाकर पुष्टि की। शियाओ यान बोली, क्राउन प्रिंस अनुचित है। मेरे पिता के जाते ही उसने परेशानियां शुरू की। उसे आपकी योजनाओं का पता चल गया होगा। उसके कार्य निंदनीय हैं। 5वें राजकुमार ने बताया कि क्राउन प्रिंस जानता था वह जनरल की हवेली में प्रशिक्षण ले रहा है। उसने स्पैरिंग मैच का बहाना बनाया। क्राउन प्रिंस वास्तव में निर्दयी है। शियाओ यान ने नाराज होकर कहा, यह तो बस धमकाना है। 5वें राजकुमार ने नाराजगी के साथ शिकायत की, अगर मेरे शाही चाचा समय पर नहीं पहुंचे होते तो शायद मैं वापस नहीं आ पाता। लेकिन शाही चाचा क्राउन प्रिंस के करीबी मित्र हैं। कौन जानता है कि क्राउन प्रिंस इस अवसर का उपयोग करेगा या नहीं? यह सुनकर चांग शियाओ यान और क्रोधित हो गई। उसने कहा, यह तो बस धमकाना है। लेकिन 5वें राजकुमार ने कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी हवा में घंटी की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने पुकारा, हम महल के द्वार पर पहुंच गए हैं, आपके उच्चनेस। इन शब्दों पर चांग शियाओ यान उत्साह से भरी हुई गाड़ी के पर्दे को खींचते हुए बोली, चलो अंदर चलें, जल्दी। वह गाड़ी से कूद पड़ी। उसके विचार दौड़ रहे थे। आज रात 5वां राजकुमार मंगनी तोड़ देगा, मैं आजाद हो जाऊंगी। पिछले जीवन में मैं कभी भी निषिद्ध शहर को नहीं देख पाई। मैं बहुत उत्साहित हूँ। यान सुंग पर्दा हटाते हुए चांग शियाओ यान को देखकर पुकारा, मिस, आप कहाँ भाग रही हैं? मैडम चांग ने आह भरी, ये बच्ची कितनी बेचैन है। उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आता। मैडम जी ने नमस्ते किया। मैडम चांग से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, क्या हम साथ में चलें?
मैडम चांग ने शिष्टता से मना किया। शायद हमें अलग अलग जाना चाहिए, बेहतर होगा कि अनावश्यक बातों से बचा जाए। यान सुंग ने फिर आवाज दी, मिस, दौड़ना बंद करें। लेकिन चांग शियाओ यान ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके विचार एक ही रोमांचक संभावना में उलझे हुए थे। एक बार जब पांचवें राजकुमार मंगनी तोड़ देंगे तो कोई और बाधा नहीं रहेगी। ये सबसे अच्छा समाधान है। लेकिन अपनी जल्दबाजी में चांग शियाओ यान किसी से टकरा गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। यान सुंग उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। कुमारी, क्या आप सही सलामत हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी है? कृपया बताएं ताकि हम तुरंत सहायता कर सकें। एक दूसरी युवती वहां खड़ी थी। उसने अपना मुंह हाथ से ढका हुआ था और हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या वह अंधा है? क्या उसे नहीं दिखता कि मैं ही गिरी हूं? युवती खड़ी हुई और बोली, इस छोटी चंडी को किसने पाला है? महल में दौड़ना असभ्य है। उसने नाक चढ़ाई और चली गई। यान सुंग उसकी अशिष्टता पर गुस्से में था। चांग शियाओ यान ने तुरंत माफी मांगी। उसी समय पांचवें राजकुमार आए। चांग शियाओ यान और यान सुंग ने देखा। उनकी नजरें पांचवें राजकुमार पर थीं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पांचवें राजकुमार ने पूछा। पांचवें राजकुमार को देखकर दूसरी युवती की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसकी परिचारिका ने जल्दी से उसकी आस्तीन खींची। राजकुमारी, हमें जाना चाहिए। अगर आपके पिता को पता चला हम मुश्किल में होंगे। तो यह वही है, युवती ने सोचा। महल में ठीक से व्यवहार करो, पांचवें राजकुमार ने चेतावनी दी। हाँ हाँ, चांग शियाओ यान ने खुश होकर कहा। पांचवें राजकुमार ने कहा, मैडम, चांग के साथ रहो। इसके बाद वह अपने रास्ते चले गए। चांग शियाओ यान चलते हुए पीछे मुड़कर देखती रही। क्या तुमने गिरते समय अपना सिर मारा था? यान सुंग ने निराशा में सिर हिलाते हुए पूछा। दोनों ने चांग शियाओ यान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैडम चोंग ने उन्हें भोज में उनकी सीटों तक ले गईं। तो यह है प्राचीन समय का उच्च समाज, चोंग। शियाओ यान ने चारों ओर का दृश्य देखते हुए बुदबुदाया। उसने देखा कि कई लोग सुंदर परिधान में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जबकि बच्चे पास में खेल रहे थे। इधर उधर मत भागो। चोंग ने शियाओ यान का हाथ पकड़ते हुए उसे डांटा। आपको ही नहीं भागना चाहिए मिस, यान शियांग ने मन ही मन सोचा। शियाओ यान ने देखा पांचवें राजकुमार दो युवतियों से बात कर रहे थे। उसने एक युवती को पहचाना। यह वही थी जिससे वह पहले मिली थी। अरे, ये तो बहुत तेज है, शियाओ यान ने मन ही मन सोचा। पहले से ही भीड़ में वापस। मिस, आप क्या देख रही हैं? यान शियांग का चेहरा अचानक उसके पास आ गया। कुछ नहीं, शियाओ यान ने जल्दी से यान शियांग को खींचते हुए कहा। माँ, हमें बुला रही हैं। उसने सोचा, पांचवें राजकुमार और उस युवती को परेशान करना ठीक नहीं होगा। शियाओ यान अपनी माँ के पास बैठ गई और भोज को देखने लगी। मेज पर स्वादिष्ट पकवानों की एक रंगीन श्रृंखला सजी हुई थी। माँ, वो गुलाबी गुलाब के गाउन में युवती कौन है? शियाओ यान ने पूछा। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं। वो मंत्री मो की सबसे बड़ी बेटी है। वह तुम्हारी ही उम्र की है, मैडम चोंग ने बताया। और पांचवें राजकुमार के बगल में बैठी हुई युवती कौन है? शियाओ यान ने और पूछा। वो राजकुमारी किंगे हैं और उनके बगल में उनके उच्चता युवा शाही चाचा बैठे हैं, मैडम चोंग ने विस्तार से समझाया। उनके महामहिम के पास बैठे व्यक्ति युवराज हैं और उनके बगल में चौथे राजकुमार हैं। तो यही वह व्यक्ति है जिसने पांचवें राजकुमार को चोट पहुंचाई थी, शियाओ यान ने सोचा और फिर अपनी मां की चेतावनी को याद किया। याद रखना, उन राजकुमारों में से किसी को भी उकसाना नहीं। जी मां, शियाओ यान ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। उसी समय पांचवें राजकुमार ने उसे देखा। उनकी नजरें मिली और उसने सिर हिलाया। शियाओ यान का दिल एक पल के लिए थम गया। अचानक भूख लगने पर शियाओ यान ने मेज पर रखी हर चीज का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वह बुदबुदाई, यह तो जैसे बॉस के साथ भोजन करना है। भोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सम्राट ने कहा, आज हम मध्य शरदोत्सव का भोज मना रहे हैं। सभी लोग आराम से रहें। संगीत का मधुर स्वर ऑर्केस्ट्रा से गूंज उठा। महल के भोजन से उम्मीद थी, यह इंद्रियों के लिए एक दावत थी। शियाओ यान ने उत्साह से खाना शुरू किया। हर कौर के बाद खुशी से चिल्लाई। मैडम चोंग ने कहा, धीरे खाओ प्रिय, कोई तुम्हारा खाना नहीं छीनने वाला। काफी मात्रा में भोजन करने के बाद शियाओ यान का पेट असहज महसूस करने लगा। माँ, उसने कहा, मुझे शौचालय जाना है। क्या कोई सेविका मेरी बेटी को शौचालय ले जाने के लिए उपलब्ध है? मैडम चोंग ने पास के सेवकों से पूछा। एक सेविका शियाओ यान को ले गई। आह, बहुत अच्छा लगा। शौचालय से बाहर निकलते हुए शियाओ यान ने राहत महसूस की। मुड़कर देखा तो सेविका गायब थी। शायद उसे कोई जरूरी काम मिल गया होगा, शियाओ यान ने सोचा। खैर, मैं खुद ही वापस जाऊंगी। वह चलती रही। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह भटक गई है। मैं कहाँ हूं? शियाओ यान ने उलझन में इधर उधर देखते हुए कहा। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज सुनी और चौंक गई। उसने मुड़कर पुकारा, वहां कौन है? अचानक एक काली आकृति बाहर आई। शियाओ यान डरकर पीछे हट गई। उसे झाड़ियों में धकेल दिया गया। किसी ने उसके मुंह को कसकर पकड़ा। शियाओ यान ने देखने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन हाथ वहीं रहा। एक धीमी आवाज फुसफुसाई, आवाज मत करो, कोई आ रहा है।
शियाओ यान ने ऊपर देखा और वह राजकुमारी ही थी। तुम जनरल के महल से चोंग शियाओ यान हो, 5वें भाई की मंगेतर हो? राजकुमारी ने पूछा। शियाओ यांग घबराई हुई घास पर बैठ गई और सिर हिलाया। राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराई। मेरा नाम जी किंग हे है। आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि महारानी मुझे क्यों ढूंढ रही थी? किंग हे ने पूछा। जनरल के महल में रहते हुए तुमने कई जियांगहू के लोग देखे होंगे। वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, है ना? क्या वे अपने प्रियजनों के लिए पूरे मार्शल वर्ल्ड का सामना कर सकते हैं? उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। शियाओ यान हंसी और खींच के बीच फंसी हुई बोली, तुम्हें किसने बताया ऐसी बातें सुनकर? किंग हे ने कहा, मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि नायक एक राक्षसी से मिला। उसने उसके लिए पूरे बुराई संप्रदाय का विरोध किया। महल में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है। मैंने सोचा था कि चूंकि जनरल की हवेली में सभी लोग मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं, यह जियांगहू जैसा होगा। मुझे बाहर निकलने में बहुत कठिनाई हुई। मैं जनरल की हवेली की कहानियां सुनना चाहती थी। उसने कहा, मेरे पिता भी ऐसे हैं। राष्ट्रीय महत्व का कोई मामला होता है, वह तुरंत उसे संभालने निकल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वह साधारण है। शियाओ युन ने सोचा, 5वें राजकुमार को इतना बड़ा क्यों होना चाहिए? वह अभी भी छोटा है। यह बहुत ही सीमित होना चाहिए। तभी शियाओ युन ने पीछे से किसी को उसे पुकारते हुए सुना। थोड़ी ही देर बाद आतिशबाजी आसमान में छा गई। रात के आकाश में शानदार आतिशबाजी खिल उठी। एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। शियाओ युन पूरी तरह से इस प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गई। 5वां राजकुमार और यिन शेंग हर जगह खोज रहे थे। अंत में उन्होंने शियाओ युन को घास में बैठे देखा। 5वां राजकुमार ने उसे धीरे से डांटा और फिर खड़ा किया। चलो वापस चलते हैं। किंग हे ने उन्हें हाथ पकड़े हुए देखकर अनायास ही ईर्ष्या महसूस की। यिन शेंग अभी भी चिंतित शियाओ युन को बिना बताए इधर उधर घूमने के लिए फटकारते रहे। वे उसकी कम उम्र से चिंतित थे। महल के मैदानों में खो जाने का डर था। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? तभी एक छिपा हुआ हथियार तेजी से आया। 5वें राजकुमार ने तुरंत शियाओ युन को ढाल दी। चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्या तुम ठीक हो? शियाओ युन ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में चिंता थी। एक आदमी काले कपड़े में था। उसने तलवार लहराई, बिजली की तेजी से हमला किया 5वें राजकुमार पर। तुम कौन हो? यिन शेंग गरजे, तेजी से हत्यारे के हमले को रोकते हुए। वाह, वह कितना हैंडसम है। किंग हे पास खड़ी होकर यिन शेंग को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। यिन शेंग ने हत्यारे के हाथ से तलवार छीन ली। तलवार जमीन पर गिर गई। 5वें राजकुमार ने तुरंत उसे उठा लिया। शियाओ यून ने अपनी आस्तीनें ऊपर की। वह चिल्लाने वाली थी। हत्यारे ने युवकों के समूह को घृणा से देखा, सोचते हुए कुछ और मौतें मायने नहीं रखेंगी। वे चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन मेरे सामने उनका मुकाबला करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनकी सारी कोशिशें, चाहे वे कितनी भी मेहनत से क्यों न की गई हों, अंततः व्यर्थ ही साबित होंगी। और वे इस बात को समझने में असमर्थ होंगे कि उनके प्रयासों का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकलने वाला है। शियाओ युंग ने सोचा, मुझे रूमाल लगाना है, फिर पता कर सकती हूँ कि कौन है। हत्यारा एक पल के लिए विचलित हुआ। शियाओ यून ने रूमाल उसके कपड़ों में डाल दिया। विजयी महसूस किया। 5वां राजकुमार तलवार पर झुका। वह हाँफ रहा था। उसने शियाओ यून को देखा। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके सिर को छुआ। शियाओ यून ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। तुम्हें गंभीर चोट लगी है, फिर भी तुम मेरी चिंता कर रहे हो। वह हत्यारा दुस्साहसी था। उसने सीधे शाही बाग में हमला किया। यह शर्मनाक है। जियान हुई ने किंग हे को दिलासा दिया। फिर वह 5वें राजकुमार की ओर मुड़े। मैं अब किंग यू को ले जाऊंगा, मत हिलना, मैं तुरंत किसी को भेजूंगा। 5वें राजकुमार ने सिर हिलाया और अपनी तलवार पर टिके रहे। फिर जियान हुई ने यिन शेंग की ओर देखा। मैं इन्हें तुम्हारी देखभाल में छोड़ता हूँ। जी महाराज, मैं उनकी रक्षा करूंगा। विदा, फिर मिलेंगे, किंग यू ने कहा। जियान हुई के कंधे से विदा ली। यिन शेंग ने 5वें राजकुमार को उठने में मदद की। महल की सुरक्षा इतनी सख्त होते हुए भी एक हत्यारा कैसे अंदर घुस सकता है? वह मेरे पीछे था और फिर भी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह शियाओ युन पर भी हमला कर सकता है। अब कृपया और कुछ भी न कहें, क्योंकि आपकी हालत पहले से ही काफी गंभीर है। आपका अभिवादन महामहिम 5वें राजकुमार, राजकुमारी शियाओ युन, मास्टर यिन। तुम कौन हो? यिन शेंग ने सतर्कता से पूछा। हम महामहिम जियान हुई के लोग हैं, प्रमुख सैनिक ने एक प्रतीक दिखाते हुए उत्तर दिया। हमें आदेश दिया गया है कि हम 5वें राजकुमार, राजकुमारी शाओ युन और मास्टर यिन अपने निवास लौटें। 5वें राजकुमार ने बुदबुदाया। जियान हुआई के लोग वे सैनिकों के पीछे शाही उद्यान से बाहर चले गए। यान शेंग ने 5वें राजकुमार का सहारा लिया। शाओ युन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में चिंता थी। सावधान रहें, उसने कहा। मुख्य हॉल में
सम्राट ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उसकी आवाज गुस्से से गूंज उठी। कौन इतना साहसी है कि शाही उद्यान में हत्या का प्रयास करे? पिता, कृपया शांत हो जाए, राजकुमारों ने एक स्वर में कहा। सिर झुकाकर राजकुमार चुपचाप खड़े रहे, सिर झुके हुए। उस हत्यारे ने 5वें राजकुमार को घायल करने की हिम्मत की। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, युवराज ने कहा। पिता, शायद आपको यह मामला मुझे सौंप देना चाहिए। मैं महल की सुरक्षा मजबूत करने का वादा करता हूं। मैं 5वें राजकुमार के लिए न्याय सुनिश्चित करूंगा। शाओ यून सोचने लगी। अचानक युवराज इतने चिंतित बड़े भाई क्यों दिख रहे हैं? पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा गया था। तभी उसने देखा कि युवराज के निजी सुरक्षा गार्ड की कमर में उसका रूमाल बंधा हुआ था। युवराज ने अपनी स्थिति संभालने की क्षमता दोहराई। चौथे राजकुमार ने भी सम्राट को आश्वासन दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि यह मामला युवराज को सौंप दें। इस बीच शाओ यून ने जियान हुआई की ओर देखा, जैसे कुछ कहने वाली हो। फिर सम्राट ने जांच का जिम्मा युवराज को सौंपने का निर्णय लिया। शाओ यून ने चिंतित होकर कहा, नहीं, युवराज इस स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे। जैसे ही वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, जियान हुआई ने हस्तक्षेप किया और सभी का ध्यान सुरक्षा गार्ड की ओर खींचा। गार्ड वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। शाओ यून का मछली वाला रूमाल उसकी वर्दी से झांक रहा था। जियान हुआई ने पास के गार्डों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। गार्ड घुटनों के बल गिर गया और कांपने लगा। जियान हुआई ने उस आदमी के कपड़ों से रूमाल खींचा जो अब खून से सना हुआ था और सम्राट को पेश किया। जियान हुआई ने स्पष्टीकरण की मांग की। गार्ड ने अनजान होने का बहाना किया। उसने कहा कि उसे नहीं पता रूमाल वहां कैसे आया। सम्राट का गुस्सा साफ था। उन्होंने गार्ड को पूछताछ तक जेल में डालने का आदेश दिया। गार्ड ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और युवराज से मदद की गुहार लगाई। बेवकूफ, युवराज ने मन ही मन कहा। उसका चेहरा निर्विकार था। फिर सम्राट ने युवराज को 10 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया। पिता, युवराज ने नाराजगी से पुकारा। थके हुए सम्राट ने यह मामला जियान हुआई को सौंप दिया। मैं थक गया हूं, उन्होंने कहा। मैं अब और इसे नहीं देखूंगा। उनकी नजरें नीचे की तरफ गईं और 5वें राजकुमार से मिली। सम्राट ने ठंडी हंसी के साथ मुड़कर देखा। युवराज चकित था। उसे लगा था कि उसने सब छुपा लिया था। ये कैसे हो सकता है? चौथे राजकुमार ने खून से सना रुमाल पकड़ा। पूरी तरह से उलझन में था। उसकी नजर शाओ यून पर गई। वह जियान हुआई के पीछे छिप गई। वो मुझे क्यों देख रहा है? उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या उसने समझ लिया? रुमाल रखना जल्दबाजी थी। वे इसे मुझ तक ट्रेस कर सकते हैं, शाओ यून, 5वें राजकुमार ने कहा। वह उलझन में उसकी ओर देखी। मामला अभी सुलझ गया है, उसने कहा। मैं पिताजी से जाकर अनुरोध करूंगा कि वे हमें सगाई तोड़ने की अनुमति दें। शाओ यून की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या करने जा रहे हो? उसने उलझन में पूछा। रुको, उसने तनावपूर्ण स्वर में कहा। जल्दबाजी मत करो। 5वें राजकुमार ने उसे घूरा और पूछा। तुम क्या सोच रही हो? उसने पूछा। शाओ यून ने उसे गले लगा लिया। तुम क्या कर रही हो? वह चौंका। हिलो मत, उसने कान में कहा। लोग देख रहे हैं। फिर उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया। जियान हुआई, क्या तुम ठीक हो? सबकी नजरें उस जोड़े पर टिक गईं। राजकुमारी कतिंगहे ने अपने पसंदीदा जोड़े को देखा। सपनों में खोकर आह भरी। उनका रिश्ता कितना सुंदर और मनमोहक है, उसने सोचते हुए कहा, धीमी आवाज में। शाओ यून ने रूमाल के बारे में बताया। चौथे राजकुमार के शक से उसका डर साफ झलक रहा था। 5वें राजकुमार ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने उसे रोक दिया। उसकी चतुराई की तारीफ की। अब युवराज ने 5वें राजकुमार को शुद्ध घृणा से घूरा। चौथे राजकुमार ने उसे नई सतर्कता के साथ देखा। 5वें राजकुमार का हाथ दबाते हुए शियाओ यून ने समझाया कि अब सगाई तोड़ना उन्हें कमजोर और आसान लक्ष्य बना देगा। हम अब एक टीम हैं, उसने जोर दिया। हमें साथ खड़ा होना होगा। 5वां राजकुमार सहमत हो गया। ठीक है, उसने स्वीकार किया। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। ठीक है, उसने नरमी से कहा। हम सगाई नहीं तोड़ेंगे, अभी के लिए। शाही बगीचों में हुई घटना के कुछ दिनों बाद जी और हुआई जनरल के महल पहुंचे। अभिवादन के बाद उसने चाय का प्याला रखा। फिर उसने अपना उद्देश्य बताया। सम्राट ने उसे भोज की जांच का काम दिया। वह शियाओ यून के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता था। वह उसके और उसकी मां से बात करना चाहता था। मैडम चांग ने जी और हुआई को पिछवाड़े के आंगन में बुलाया। शियाओ यून लकड़ी की तलवार से अभ्यास कर रही थी। वह मुड़ी। जी और हुआई उसके पीछे खड़े थे। उसने स्वास्थ्य के बारे में पूछा। शियाओ यून ने तलवार म्यान में रख दी। उसने झुककर अभिवादन किया। उसी समय यान शेंग प्रकट हुआ। शियाओ यून के पीछे सुरक्षात्मक रूप से खड़ा हो गया और जी और हुआई की मंशा जानने की मांग की। जी और हुआई ने यान शेंग को छेड़ते हुए कहा कि वह इतना चिंतित न हो। उसने शियाओ यून की ओर हाथ बढ़ाया। वह केवल उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था। जी और हुआई दोस्त थे या दुश्मन, ये साफ नहीं था। शियाओ यून ने सोचा, वह उनका खेल खेलेगी।
वे पहले ही उसके पास आ चुके थे। उसने एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया, चाचा क्या पूछना चाहते हैं? फिर तीनों जमीन पर बैठ गए, मानो बातचीत में डूब गए हों। जिए और हुआई ने एक टहनी उठाई। उन्होंने जमीन पर जानवर बनाए। उसने कहा, एक मछली, एक भालू, एक लोमड़ी और एक बिल्ली, सभी खाने की चाह रखते हैं। खरगोश मछली नहीं खा सकता, इसलिए वह बाहर हो गया। शियाओ युन ने खेलते हुए पूछा कि उसने अचानक बच्चों की कहानी क्यों शुरू की। यान शेंग, जो उसके बगल में खड़ा था, उतना ही जिज्ञासु था। जी और हुआई मुस्कुराए। भालू में केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं थी, बल्कि उसमें काफी चालाकी भी थी। उसने कहा, अब ये खरगोश के पीछे क्यों गया? शियाओ युन ने विचार किया। उसे छुपे अर्थ का आभास हुआ। भालू का बिल्ली पर हमला। क्या बिल्ली 5वें राजकुमार का प्रतीक है? तो भालू युवराज होगा और खरगोश वह खुद होगी। लेकिन भालू की बुद्धि के बावजूद उसने सोचा वह इतनी गहराई में नहीं जाएगा। तो लोमड़ी कौन है? उसने अपनी उंगलियों में डाल को घुमाया, फिर अचानक रुक गई। सभी तीनों चुप हो गए, सोच में डूबे हुए। अचानक शियाओ युन की आंखें खुल गईं। उसे कुछ समझ आ गया। चौथा राजकुमार, उसने कहा, वह मास्टरमाइंड है। जी और हुआई मुस्कुराए। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की। वे मान गए कि उसने उन्हें निराश नहीं किया। यान शेंग अभी भी उलझन में थे। वह पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जी और हुआई ने रक्त रंजित रूमाल निकाला। शियाओ युन ने उसे लिया और पुष्टि की कि यह पिछली रात का है। फिर उसने उसे वापस दे दिया। जी और हुआई ने कहा कि देर हो रही थी, वे अब और परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही फिर से आएंगे। शियाओ युन गहरी सोच में डूबी रहीं। वह सोचती रहीं कि जिए और हुआई ने इतना क्यों बताया। जिए और हुआई ने अलविदा कहा और चले गए। जनरल की हवेली से निकलते ही 5वां राजकुमार आया। उसने पूछा, क्या जिए और हुआई चले गए? मैडम चांग ने कहा, रात का खाना तैयार है। वह सोच रही थी, शियाओ युन बाहर क्यों है? शियाओ युन ने तलवार पकड़ी। उसने शरारती अंदाज में मुंह फुलाया। उन्होंने हंसी में कहा, जनरल की हवेली तुम्हें अपने घर से ज्यादा क्यों लगती है? अचानक एक शाही गार्ड तेजी से आगे बढ़ा, चिल्लाते हुए, आपकी महिमा, 5वें राजकुमार, आप जनरल की हवेली में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते। 5वें राजकुमार के पीछे खड़े 2 गार्डों ने उन्हें याद दिलाया कि जनरल की हवेली में इस तरह से घूमना अनुचित है। शियाओ युन ने जिज्ञासा से पूछा कि यह कौन था? यान शेंग, जो उसके बगल में खड़ा था, ने हल्की मुस्कान के साथ बाहें मोड़कर उदासीनता का नाटक किया। गार्ड ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कही हे हूं, जिसे महामहिम ने 5वें राजकुमार की देखभाल का काम सौंपा है। यान शेंग ने सिर पकड़ा। उसके चेहरे पर घृणा थी। चलो बस खाना खाने चलते हैं, उसने कहा। तुम गार्ड्स तो बहुत। 5वें राजकुमार ने शियाओ युन की ओर हाथ बढ़ाया, उसे भोजन के लिए अपने पास बुलाते हुए कहा कि वह उनकी अनदेखी करे। हालांकि रक्षक अपनी निरंतर बकबक जारी रखे हुए थे। शियाओ युन खुशी से गुनगुनाती हुई 5वें राजकुमार की ओर दौड़ी। रक्षक उसके पीछे पीछे चल पड़े। 5वें राजकुमार ने निराशा में कहा, यह बेतुका है। यिन शेंग ने पुकारा, मेरा इंतजार करो। जियान हुआई अचानक रुक गया। रक्षक एक साथ घुटनों के बल गिर पड़े और एक युवा महिला की ओर झुकते हुए बोले, राजकुमारी महारानी को प्रणाम करते हैं। राजकुमारी किंग हे हांग साल यान का सहारा लेकर पीछे से आईं और रक्षकों को उठने का आदेश दिया। रक्षक ने कहा, उनका नाम ची हे है। वे सम्राट के आदेश मान रहे थे, 5वें राजकुमार की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा, अब 5वें राजकुमार को सेनापति के महल में पिछले दरवाजे से नहीं जाना होगा। राजकुमारी किंग हे ने उन्हें सम्राट को अपना आभार व्यक्त करने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने 2 रक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था की। उन्होंने याद दिलाया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। रक्षक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी राजकुमारी। लेकिन 5वें राजकुमार ने नाखुशी से आंखें घुमाईं। उन्होंने संतरे का एक टुकड़ा छीलकर शियाओ युन को दिया। शियाओ युन ने संतरे का टुकड़ा उठाया। उसे खाने से पहले उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह तरीका पुराना और पारंपरिक है। फिर उसने संतरे का टुकड़ा खा लिया। उसने शरारत से कहा, यह तरीका मुझे भाता है। 5वां राजकुमार शियाओ युन के हाथ को देखता रहा। उसे हथियारों का हमला याद आया। उसे लगा कि उन्हें दूरी बनानी चाहिए। वह नहीं चाहता था कि शियाओ युन को चोट पहुंचे। शियाओ युन ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें अपने फैसले पर संदेह हो रहा है? 5वें राजकुमार के पास आकर उसने कहा, जियान हुआई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। 5वां राजकुमार शियाओ युन को झुंझलाहट से देखता रहा। तुम्हें देखो, उसने कहा। रक्षक ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने गला खंखाड़ते हुए शियाओ युन को याद दिलाया कि भले ही 5वां राजकुमार शिष्टाचार का पालन न करे, लेकिन उसे ऐसा करना चाहिए। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, शियाओ युन ने सफाई दी। जियान हुआई ने खांसा, ये दिखाने के लिए कि कुछ नहीं हुआ। उसने खुद को मन ही मन डांटा, सोचते हुए कि वह क्या कर रही थी। क्या जियान हुआई ऐसा था? क्या वह इतनी जल्दी पास आ सकती थी?
क्या इतने लंबे समय तक बच्चे का अभिनय करने से वह स्नेह के लिए इतनी तरस गई थी? आखिरकार वह एक अकेली महिला थी। फिर उसने जियान हुआई की ओर देखा, सोचते हुए कि जल्द ही यह लड़का एक आदमी बन जाएगा। अब वह उदास युवा नहीं रहेगा। उसी पल उनके हाथ छुए, फिर एक दूसरे को थाम लिया। जियान हुआई ने दृढ़ता से कहा, शियाओ युन को आश्वासन दिया कि फिर से हत्या का प्रयास नहीं होगा, वह जल्दी परिपक्व हो जाएगा। उसने उसे कोमलता से देखा, उसकी आंखों में एक वादा था। शियाओ युन थोड़ी स्तब्ध होकर बोली, हाँ। ठीक उसी समय यिनशेंग ने अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास समाप्त किया। जियान हुआई ने उसकी ओर देखा और टिप्पणी की कि वह यिनशेंग से हार नहीं सकता। दोनों धीरे धीरे एक झूले पर झूल रहे थे। यिनशेंग गुस्से से भरा हुआ तेजी से आया और बोला, क्या मुझसे हारना इतना शर्मनाक है? जियान हुआई खड़ा हो गया, तिरस्कार का नाटक करते हुए। मैं अपंगों से लड़ाई नहीं करता, उसने जवाब दिया। पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। यिनशेंग ने शियाओ युन के बालों को सहलाया। ज्यादा खाओ, इतने छोटे मूली मत बनो। शियाओ युन तिलमिला गई और खड़ी हो गई, उसका कॉलर पकड़ते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा कहने की? उसने जियान हुआई को आदेश दिया। यिनशेंग ठीक हो जाने पर उसे पीटे। यिनशेंग बड़बड़ाया, तुम उसकी तरफ क्यों हो? जियान हुआई ने वादा किया कि अगर वह उसे हरा सके तो वह उसकी हर बात मानेगा। शियाओ युन ने गहरी सांस ली। तुम फिर से शर्तें लगा रहे हो, उसने शिकायत की, होंठ फुलाते हुए। क्यों ना मैं खुद यिनशेंग से मुकाबला करूं? यिनशेंग जो उनके पास खड़ा था, उनकी अनदेखी का विरोध किया और फिर जियान हुआई की ओर मुड़ा। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी नई तलवार तकनीक से चुनौती दूंगा। जियान हुआई ने शालीनता से सहमति जताई। तभी एक संदेशवाहक कबूतर आ गया। शियाओ यान ने संदेश खोला और सबको तैयार रहने को कहा, क्योंकि राजकुमारी कदिंग हे आ रही थीं। घूंघट वाली टोपी पहने राजकुमारी कदिंग हे शालीनता से अंदर आईं। मेज पर पेस्ट्री और स्नैक्स सजे हुए थे। शियाओ यान ने उनकी पाक कला की प्रशंसा की। राजकुमारी ककिंग हे ने हंसते हुए उसके गाल को हल्के से चुटकी ली। तुम ही इन्हें बना सकती हो, उसने हंसते हुए कहा। महल के रसोइये भी इसे नहीं बना सकते। शियाओ यान ने पूछा। जी यान हुआई उनके साथ क्यों नहीं आए? राजकुमारी ने कहा कि अब वह बड़ी हो चुकी है, वह नहीं चाहती कि वह हमेशा उनके साथ रहें। उसने समझाया कि उसने बस उसके साथ नहीं आना चाहा। कनिंग हे ने बबल टी के गिलास को देखा। उसने कहा, यह गिलास कितना सुंदर है। किंग हे ने कहा, 5वें राजकुमार पहले ही आ चुके हैं। वे सीधे अपने चाचा सम्राट से मिलने गए। उसने शिकायत की, उन्होंने उससे मिलने की परवाह नहीं की। दोनों युवतियां ठंडे मंडप में बैठकर बातें कर रही थीं। शियाओ यान ने पूछा, क्या आपकी यात्रा का कोई खास कारण है? किंग हे ने कहा कि वह सम्राट से अनुमति चाहती है ताकि 20 की उम्र में शियाओ यान के साथ पढ़ सके। शियाओ यान ने सोचा कि 12 साल कितनी जल्दी बीत गए। टेंग हे ने स्वीकार किया कि अपने पिता को मनाने में काफी प्रयास लगा। मध्य शरद ऋतु महोत्सव के भोज के बाद से उनकी पत्राचार में काफी वृद्धि हुई थी। शियाओ यान ने कनिंग हे को आधुनिक स्लैंग और अभिव्यक्तियां सिखाई थीं, जिससे उसकी आंखें एक नई दुनिया के लिए खुल गईं। हाथों में हाथ डाले उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत किया। वे अफसोस कर रही थीं कि 5वां राजकुमार शायद ही कभी आता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उनकी बातचीत रुक गई। शियाओ यान ने चिंतित होकर कहा, अंदर आ जाओ। यान शुंग अंदर आया और बोला, छोटी बहन। शियाओ यान ने भौहें चढ़ाई। उसने उसे बाहर जाने को कहा। यान शुंग ने कहा, क्या तुम बड़े भाई से ऐसे बात करती हो? वह दरवाजे से टिक गया और बोला, यह तुम्हारे लिए भेजा है, सोचो तुम मुझे कैसे व्यवहार करोगी। शियाओ यान ने पूछा, क्या भेजा गया है? उसी समय जी यान हुआई सामने आए। उन्होंने पूछा, क्या मैं यहाँ स्वागत योग्य नहीं हूँ? शियाओ यान ने पूछा, बातूनी गार्ड कहाँ है? जी यान हुआई बोले, गार्ड उनका पीछा कर रहा था, उन्होंने उसे चकमा दे दिया। ये देखकर यान शुंग बैठ गया। उसने शियाओ यान के हिस्से से कुछ लेने की कोशिश की। जी यान हुआई ने कहा, जनरल चांग शांग वापस आ रहे हैं। शियाओ यान का चेहरा चमक उठा। सच में? उसने उत्साहित होकर पूछा। उसी समय बाहर छुपा गार्ड इस खबर को सुन रहा था। कहीं और एक कबूतर एक संपत्ति पर उतरा और एक पत्र लेकर आया। चौथे राजकुमार ने पत्र खोला और कहा, जनरल चांग शांग वापस आ रहे हैं, अब असली खेल शुरू होगा। चिंगहे ने कहा, मेरे साथ बैठो। शियाओ यान ने सहमति में कहा, ठीक है। तभी कोई पास से गुजरा और बोला, मुझे माफ करें। दोनों ने देखा कि एक सुंदर युवती खड़ी थी। चिंगहे ने कहा, यह मो वू यूं है। उसने जोड़ा, मुझे ये पसंद नहीं है। शियाओ यान ने सोचा, तो यह वही है, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। पाठ शुरू हुए। शियाओ यान ने पारंपरिक महिला अपेक्षाओं का दबाव महसूस किया। 3 पहाड़ उस पर भारी थे, सांस लेना मुश्किल था। तभी जी यान हुआई प्रकट हुए। शियाओ यान, उन्होंने पुकारा, लेकिन मो वो यू दौड़ती हुई आई। शियाओ यान ने देखा, उसके पेट में असहजता महसूस हुई। उसने अपना सिर मेज पर टिका लिया। उनकी जीवंत बातचीत को देखते हुए उसके अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। जी यान हुआई और मो वू यू एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, उसने सोचा।
वह और जी यान हुआई जल्द ही अलग होने वाले थे। शियाओ यान खड़ी हो गई। वह सोच रही थी, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? क्या उसके परिवार में कोई आ रहा था? उसने तीसरा पहिया न बनने का सोचा। वह जाने की तैयारी करने लगी। जी यान हुआई ने देखा कि वह जा रही थी। उसने उसे रोका, कहा, मैं तुम्हें लेने आया था। शियाओ यान ने हैरानी से देखा, फिर उसने उसे अपने साथ ले लिया। रुको, मो वू यू ने पुकारा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाते देख उसने कहा, अगली बार तक। रास्ते में शियाओ यान ने जी यान हुआई से पूछा, मो के साथ उसकी बातचीत कैसी रही? वू यू जा चुकी थी। उसने मो वू यू की तारीफ की, कहा वह पहले से ज्यादा सुंदर लग रही है। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। जियान हवाई चुप था। शियाओ युन को अचानक एहसास हुआ कि उसके शब्द बेवफाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उनके बीच अजीब खामोशी छा गई। सड़क विक्रेताओं की आवाजों ने तनाव को तोड़ा। जियान हवाई कैंडीड हॉथॉर्न की स्टिक खरीदने चला गया। शियाओ युन ने बिना भाव के कैंडीड हॉथॉर्न देखा। उसे एक बाइट लेते हुए पूछा, वह उसे आज लेने क्यों आया था? जियान हवाई ने बताया कि जनरल चांग शांग वापस आ रहे हैं। शियाओ युन का चेहरा खुशी से चमक उठा। जियान हवाई का हाथ थामा। उसने कहा, चलो घर चलते हैं। जनरल चांग शांग अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। उनके गाल पर लिपस्टिक का दाग था। शियाओ युन की आवाज सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले लगाया। वे रोने लगे। शियाओ युन उनके दिल की धड़कन थी। उन्होंने उसे बहुत याद किया था। वर्तमान समय अशांत था। जनरल अक्सर युद्ध में जाते थे। वे घर पर कम ही रहते थे। मैडम चांग ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारा जिक्र करते थे। शियाओ युन ने पूछा, क्या उनके पिता जीत कर लौटे हैं? जनरल चांग शांग ने कहा, हाँ, वह लौट आए हैं। शियाओ युन ने अपने पिता की वीरता की तारीफ की। मैडम चांग पिता और बेटी के पुनर्मिलन को देख मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने जियान हवाई से कहा कि सम्राट कुछ दिनों में जनरल के महल में भोज देंगे। उम्मीद है कि वह शामिल हो सकें। मैडम चांग ने अपनी आस्तीन से एक पत्र निकाला और जियान हवाई को दे दिया। उन्होंने उसे बताया कि सीमा पर अशांति उतनी सरल नहीं है। उसने सावधान रहने की सलाह दी। फिर मैडम चांग मुड़ी और चली गईं। जियान हवाई ने पत्र को देखा। वह विचारों में खो गए। अचानक शियाओ युन ने जियान हवाई से पूछा कि उनका दल कहाँ है। उन्होंने बताया कि उनके आगमन पर दल को रोक दिया गया था। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। एक हिजड़ा चुपके से एक कबूतर छोड़ता है। फिर एक ने दूसरे को जल्दी जाने के लिए कहा। जियान हवाई चाय पी रहे थे जब एक अधीनस्थ उनके पास गुप्त पत्र लेकर आया। उन्होंने पत्र लिया और फिर अधीनस्थ को जाने दिया। अधीनस्थ के जाने पर उन्होंने पत्र पढ़ा, फिर उसे जलाकर राख कटोरे में फेंक दी। गहरे विचारों में डूबे हुए उन्होंने देखा कि उनके छोटे चाचा ने दरवाजा खोला और अंदर आए। उन्होंने अपने हाथ को लहराते हुए कहा कि शाही शहर न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा। और यह कहते हुए वह धीरे धीरे बैठ गए। जियान हवाई ने उन्हें चाय दी। दोनों ने बातचीत शुरू की। जियान हवाई ने उन्हें एक कप दिया। छोटे चाचा ने कहा कि वह बड़े हो गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने जियान हवाई को चेताया, जिन लोगों पर भरोसा करते हैं उनसे सतर्क रहें। पास खड़े गार्ड ने आश्चर्य से देखा। दूसरी ओर शियाओ युन ने अपने सामने कढ़ाई को निराशा से घूरा। कढ़ाई की शिक्षिका सुई के काम के महत्व पर जोर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि कक्षा के बाद अपना कढ़ाई किया हुआ रूमाल मूल्यांकन के लिए सौंप दें। शियाओ युन ने बार बार किंग हे को कोहनी मारी और कहा कि सुई का काम करना उसे सबसे नापसंद था। किंग हे ने शियाओ युन से पूछा कि क्या यह कढ़ाई जियान हवाई के लिए है। शियाओ युन ने कहा कि जैसा बन रहा है वह इसे छोड़ सकती है। उनकी बातचीत सुनकर मो वू यू उनकी ओर देखने लगी। तब शिक्षक ने कहा, उन्होंने सुना है कि मो वू यू कढ़ाई में बहुत कुशल है। मो वू यू खड़ी हुई, झुकी और नम्रता से कहा, वह इस प्रशंसा की हकदार नहीं है। फिर उसने अपनी कढ़ाई सभी को प्रशंसा करने के लिए प्रस्तुत की। शिक्षक ने उसकी कला की तारीफ की। फिर पूछा, क्या कोई युवती अपना काम दिखाएगी? मो वू यू ने प्रशंसा करते हुए कहा कि शियाओ युन की कढ़ाई विशेष होगी, खासकर क्योंकि यह उपहार के रूप में बनाई जा रही है। यह सुनकर शिक्षक ने तुरंत कहा, शियाओ युन, सबको अपना हस्तकला दिखाओ। शियाओ युन अनिच्छा से खड़ी हुई और अपनी कढ़ाई प्रस्तुत की, जिससे सभी हंस पड़े। शिक्षक ने शांति बहाल की। उन्होंने घोषणा की कि आज का पाठ समाप्त है। शियाओ युन शर्मिंदा होकर बैठ गई। मो वू यू ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की कि शियाओ युन की कढ़ाई भयानक थी। किंग हे ने कहा कि शियाओ युन का उपहार सच्ची भावना से दिया गया था। इसके विपरीत